और विस्थापन पर हुई बहस। विधायक रोशन लाल चौधरी ने उठाया विस्थापन का मुद्दा। विधायक बिरुआ ने राज्य स्थापना आगे की घोषणा। झारखंड में बढ़ी अपराध की घटनाएं। बीजेपी और कांग्रेस सरकार पर हुए हमलावर। विपक्ष ने पुलिस और कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। बोकारो में बीजेपी ने किया स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित। बिहार की मंत्री रेणु देवी ने किया कार्यक्रम में शिरकत। मंत्री ने मीडिया से की बातचीत। कांग्रेस का पलायन रोको नौकरी दो यात्रा अभियान पहुंचा सुपौल। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ यात्रा में लिया हिस्सा। पीसी को किया संबोधित। पूर्णिया में पुल निर्माण पर विवाद। पुल तोड़ने पहुंचे नगर निगम अधिकारी। ग्रामीणों ने जताया विरोध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा के अंतिम दिन विधायक रोशन लाल चौधरी ने राज्य में भू अर्जन और विस्थापन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि कई अधिनियमों के कारण आदिवासियों को विस्थापन के बाद में उचित पुनर्वास और साथ ही पुनर्व्यवस्थापन और मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिससे उनके परिवार की स्थिति दयनीय हो गई है। उसके समाधान के लिए विस्थापन, पुनर्वास और साथ ही पुनर्स्थापना आयोग का गठन की मांग की है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने भी जवाब देते हुए कहा कि राज्य विस्थापन आयोग का गठन 90 दिनों के भीतर किया जाएगा और इसके लिए नियमावली 2024 तैयार की जा रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य में विस्थापन एक बहुत बड़ा विषय बन गया है, क्योंकि मैं भी एक विस्थापित हूं, विस्थापित परिवार से आता हूं। सवाल था, यह सभा अभिस्ताव करती है कि राज्य में भू अर्जन और विस्थापन को लेकर भू अर्जन अधिनियम 1894, कोल बेरिंग एक्ट, भू अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 तथा झारखंड स्वैच्छिक भू अर्जन नियमावली 2010 लागू है। लेकिन इन अधिनियमों में भू अर्जन, विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा भुगतान की नीति अलग अलग रहने के कारण राज्य के मूलवासी आदिवासी को विस्थापन के बाद उचित पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन, मुआवजा भुगतान भी अलग अलग होता है, जिसके कारण विस्थापन के पश्चात 1-2 पीढ़ी के बाद विस्थापितों के परिवार की स्थिति दयनीय हो जाती है। विस्थापितों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन नीति को समरूप करते हुए विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन आयोग का गठन किया जाए। जवाब आया है महोदय कि सरकार के द्वारा राज्य विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा और नियमावली 2024 तैयार किया गया है और नियमावली अनुमोदन के प्रक्रियाधीन है और इसका गठन 90 दिनों के अंतर कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे, क्योंकि पूरा झारखंड मतलब 3200 गांव में 1200 गांव विस्थापित प्रभावित है और हम जिस विधानसभा से आते हैं 50% से अधिक विस्थापित प्रभावित क्षेत्र है। जितने भी अधिनियम यहाँ 2013, 2010 की जिक्र आई है, आपने जवाब दिया है। सरकारी पदाधिकारी चाहे राज्य के हो या केंद्र सरकार के एनटीपीसी के, किसी भी नियम का पालन नहीं होता है। पालन कैसे हो, सरकार इसको तय करे, क्योंकि जो भी विस्थापित परिवार हैं अपने अधिकार के लिए यदि ऑफिस भी जाते हैं तो ऑफिस घुसने नहीं दिया जाता है महोदय। सरकार इसको एकदम तय करे, नहीं तो पूरा विस्थापित और आने वाले समय में पूरा झारखंड विस्थापित होने जा रहा है। इसलिए एक नीति तो बनना ही चाहिए, विस्थापन नीति, और ठोस नीति बनना चाहिए ताकि झारखंडियों को, विस्थापितों को अधिक से अधिक अधिकार मिल सके। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य ने जिन बातों को प्रस्ताव के माध्यम से लाया, इसमें हम लोग ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य गठन के पहले से बहुत तरह से पूरे राज्य में लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा है, चाहे कोल बेरिंग एक्ट हो
या कोई परियोजना किसी के नाम से जमीन अधिग्रहित की गई हो, तो वहाँ के बहुत सारे लोग विस्थापित हुए जो पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित नहीं हो पाए हैं, अभी भी दांस जल रहे हैं। ये बात एकदम सही है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर पूर्व में भी इस बात को घोषणा किए हैं। झारखंड सरकार के सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में साहिबगंज जिले में विकास की गति तेज हो गई है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए वादे के तहत पंकज मिश्रा ने गंगा पुल के निर्माण का वादा किया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राज्य सरकार को भी एक पत्र भेजा गया जिसमें इस पुल की प्रक्रिया तेज करने की बात कही गई और ये पुल जो है वो राजमहल और मानिकचक पश्चिमी बंगाल को जोड़ते हुए 100 किलोमीटर की दूरी कम करेगा, जिससे झारखंड का विकास और समृद्धि सुनिश्चित होगी। तो वहीं झारखंड में इन दिनों लगातार अपराध की घटना चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बीते 2 दिनों पहले अनिल टाइगर की हत्या की गई और साथ ही आपको बताते चले कि शामराची के पंडरा थाना अंतर्गत भूपेल साहू नामक व्यक्ति को गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर सरकार के सहयोगी पार्टी और विपक्ष में बैठी बीजेपी हमलावर है। पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही अंबा प्रसाद ने कही कि जिस प्रकार से राज्य में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा, कहीं ना कहीं सरकार की पुलिसिया टीम सुस्त पड़ गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष आंदोलन कर रही है तो किसी प्रकार का कोई गलत नहीं कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार की कानून व्यवस्था ठप है, प्रकार से जो अपराधी निडर हो रहे हैं, इस प्रकार के अंजाम देने का काम कर रहे हैं, इससे लोगों को बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हो गया है। ने जो सहयोग किया, मैं उन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि जन समस्याओं को लेकर के बंदी थी और उसमें से खास करके कानून व्यवस्था को लेकर के रात के 9-10 बजे अचानक जब ये घटना घटी और अनिल कुमार टाइगर की जब मौत हो गई, उस वक्त हम सब लोग रिम्स हॉस्पिटल में थे और वहीं पर सबों की जो भावना थी कि एक बार रांची को बंद करना चाहिए और उस बंद में लोगों ने साथ दिया, सहयोग किया, उसके लिए उन सबको बहुत बहुत बधाई है। और इस बंदी के दरमियान जिस किसी को भी जो दिक्कतें हुई, तकलीफ हुई, चूंकि मैं समझता हूं कि जब भी कुछ बंदी होती है तो किसी न किसी को तकलीफ होता है, कष्ट होता है। देखिए, घटना जिस किसी भी के भी हुई हो, या बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, कोई भी पार्टी के हैं, इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होना चाहिए। और कभी कभी विपक्ष जो होते हैं हर समय गलत नहीं होते हैं, कभी कभी वो सही भी होते हैं। तो कभी कभी उनके बात पे भी हम सबको गौर करके और उनकी बातों को भी समझना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरह से क्राइम हो रहा है, आज भी मेरे क्षेत्र में एक हत्या हुई, तो अपराधी बेलगाम और निरंकुश हो गए हैं। तो ये तो साफ दिख रहा है। और जैसा कि आपने बोला, तो कोई भी मंत्री को नहीं बयान देना चाहिए इन सब चीजों पे। अभी तो 15 घंटे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन, 15 घंटे भी नहीं हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन अभी चालू ही है। तो इन्वेस्टिगेशन का लाइन ड्रॉ जो है कोई जनप्रतिनिधि या कोई मंत्री नहीं करना चाहिए, उसको पुलिस के प्रेस रिलीज के माध्यम से आना चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और क्या लग रहा है टाइगर की हत्या को अगर आप देखते हैं या जो जानकारी, देखिए एक अनिल टाइगर की बात नहीं है, ठीक है, आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है कि इस वजह से उस वजह से, तो ये जस्टिफिकेशन तो हम नहीं दे सकते ना किसी हत्या का। अगर किसी के पास, देखिए, सुनियोजित तरीके से ये हुई है, ठीक है, प्रशासन को नहीं पता चलता है, वो अचानक हो जाती है, हम मान सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में कुछ ना कुछ अपराध देखने को मिलता है। लेकिन ये सुनियोजित तरीके से हथियार जो लाता है, कम से कम हथियार, आम लोगों के हाथ में हथियार इतना आसानी से जो आ जाता है। तो वहीं बोकारो में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत
कार्यक्रम के तहत में स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने बिहार की मंत्री रेणु देवी बोकारो पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में लोगों के लिए काफी काम किया जा रहा है, सरकार के द्वारा भी किया गया है और साथ ही गंगा जल का पानी भी पहुंचाया गया। लोगों को खेती करने के लिए पानी नहरों तक पहुंचाया जा रहा है और जब तक नदी और नहर के गाद की सफाई नहीं होगी तब तक पानी सही जगह पर नहीं पहुंच सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर भी काफी संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि आज मोटे अनाज की खेती बिहार में अच्छी खासी हो रही है और आज मक्का 2500 क्विंटल बिहार में बिक रहा है। आपको गया तक जो पानी आ रहा है, गंगा का पानी हम बोल रहे हैं, हम ट्यूब से लेके आए हैं, हर घर में पानी पहुंचाए हैं, हमने गंगा जल पहुंचाया है। तो ऐसे नदियों को जोड़ने का भी काम चल रहा है, लेकिन जब तक गाद नहीं निकलेगा तब तक नदी जोड़ने से भी हमारा काम नहीं है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है। इसके बाद हर खेत को पानी मिलने लगेगा। हाँ, नहीं पानी, और अभी तो सब जलापूर्ति योजना पर भी काम होगा। उसमें भी सफाई हो रही है, जितने नहर है, नहर की भी सफाई शुरू हो गई है। और वो नहर जब सफाई हो जाएगी और ये जब गाद निकल जाएगा तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं है। आज देखिए खेती कितना हम आगे कर रहे हैं, जहाँ सूखा था वहाँ भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ भी हम उपजा रहे हैं। और फिर हमने वो दिया है कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है तो अलग अलग चीज, अब परिवर्तन के बाद मान लीजिए मेरा धान नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा क्रॉप हो जा रहा है, मोटा अनाज हो जा रहा है, मक्का हो जा रहा है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ जो फैक्ट्री लगे हैं, आज मक्का का दाम आपको पता होगा कि कितना, अभी लगभग 2500 रुपये क्विंटल हो गया। सुपौल जिला पहुंचा कांग्रेस का अभियान और पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ यात्रा में शिरकत की है। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में अलग उमंग देखने को मिली है। यात्रा का नेतृत्व मिन्नत रहमानी, कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विमल कुमार यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने किया है। युवा सड़कों पर लेटकर पेंडिंग सेना भर्ती पूरी करो की तख्ती हाथों में लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और कार्यक्रम में काफी संख्या में युवा, बुद्धिजीवी, किसानों ने हिस्सा लिया है और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। युवा पढ़ लिख कर रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब पलायन कर रहे हैं। किसान को खाद, बीज, पानी समय पर नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा कारण जिसके कारण ये यात्रा हो रही है वो एक ही है कि पलायन यहाँ पे बिहार में क्यों हो रहा है। यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा बिहार के युवाओं को, इसलिए पलायन यात्रा हम कर रहे हैं ताकि ये जो सबसे बड़ी महामारी है बिहार की, इसको दूर किया जाए। और आज जब आपके डिस्ट्रिक्ट सपोल में यहाँ पहुंचे हैं तो पता चला सपोल वो भूमि है यहाँ पे किसान जो है मातृभूमि की सेवा करते थे और यहाँ पे अन्न निकलता था। लेकिन क्या हुआ, जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि यहाँ पे जितनी नहरें थी, यहाँ पे जितने पानी के साधन थे, वो नहरों को सही तरह से संभाला नहीं गया इस जेडीयू सरकार और बीजेपी सरकार के कारण। जब पानी नहीं मिल रहा है किसानों को, जब जमीनों में खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं आ रहा, तो किसानी जो है वो खराब हो रही है। 80% लोग जब यहाँ किसानी फेल हो रही है सपोल में, तो वो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक जो मेन चीज सपोल में थी वो ये किसानी थी। उसके बाद एक वादा किया था इन जेडीयू वालों ने, बीजेपी वालों ने, कि जिसके पास जमीन नहीं है कम से कम 5 डिसमिल लैंड जमीन जो है उनको दी जाएगी। लेकिन वो वादा भी एक जुमला बन के रह गया, उसमें भी बिहार के लोगों को सिर्फ धोखा मिला। यहाँ पे कांग्रेस ने जब पेपर मिल खोली, जब यहाँ पे कांग्रेस ने कोल्ड स्टोरेज खोला, तो कितना रोजगार सपोल के लोगों को मिलना था, सहरसा के लोगों को मिलना था। लेकिन इस बीजेपी और जेडीयू वालों ने उस काम को आगे बढ़ाने का काम तो नहीं किया, उसको बंद कर दिया। जब ये 2 मेन प्रोजेक्ट बंद हो गए तो कितना रोजगार जो यहाँ के युवाओं को मिलना था उससे बेरोजगार वो हो गए, उससे वंचित हो गए। वो रोजगार नहीं दे सकते, हम समझते हैं, उनका ज्यादा ध्यान अमीरों को और अमीर करने में हम समझते हैं। लेकिन जो रोजगार देने की तरकीबें, जो चीजें, जो डेवलपमेंट स्कीम्स कांग्रेस सरकार ने काफी गई थी, उसको तो कम से कम बंद न करें, हमारा ये कहना है। पूर्णिया नगर निगम वार्ड नंबर 4 के रहमत नगर बिन टोला आका घाट में ग्रामीणों ने अपने सहयोग से एक पुल का निर्माण शुरू किया है, जो इन दिनों राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बना हुआ है। कुछ लोग इस पुल को तोड़वाना चाहते हैं तो कुछ लोग इसका निर्माण कर सैकड़ों किसानों, मजदूरों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। पुल का निर्माण कार्य अभी रुका हुआ है। इस बीच नगर निगम के अधिकारी ने जो है वो जेसीबी लेकर पुल को तोड़ने पहुंचे हैं। इसके बाद में वहां पर ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए, शोर मचाना शुरू किया। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार पास में पुल बनाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, किंतु जब ग्रामीण बना रहे हैं तो डल पौज लेकर तोड़ने पहुंच जाते हैं। लोगों ने भी भारी विरोध के बाद में अधिकारियों को खाली हाथ जेसीबी लेकर वापस लौटने
लौटना पड़ा है। और निगम के सिटी मैनेजर पवन कुमार ने भी कहा कि उन्हें विभाग से आदेश प्राप्त हुआ है, इसलिए वे तोड़ने आए थे और लोगों के विरोध होने के बाद में वो वापस चले गए हैं। कुछ पब्लिक पिटिशन पड़ा है जिला में, जिसकी वजह से बताया गया कि पुल अवैध रूप से निर्माण किया गया। इन लोगों के द्वारा किया गया। आवेदन देखने के बाद ही पता चला कि इनके द्वारा कंप्लेन किया गया। हम लोग को तो आदेश निकला कि बड़ी पदाधिकारी कि अवैध रूप से निर्माण किया गया पुल को। सर पिटीशन पड़ा तो आप लोग जांच तो किए होंगे ना? हम लोग जांच नहीं किए, वो तो जिला स्तर से जांच हुआ होगा, तो हमारे नगर निगम से जांच नहीं हुआ। तो आए तो यहाँ पर क्या पाया आप? यहाँ पर देखें, यहाँ पर पब्लिक लोग बहुत विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसकी सूचना बड़ी पदाधिकारी देंगे। उसका जैसा निर्णय होगा उसका हम लोग विरोध किस बात का होगा? जेसीबी लेके आए हुए थे तोड़ने के लिए पुल। कुछ लोग यहाँ के जो उस पार में जिनका खेत वगैरह वो लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे लोग डूब जाते हैं नदी में, जिसके कारण हम लोग अपने स्तर चंदा करके इस पुल को बनाया है। खता खिसरा का जमीन पर हम लोग सब मिलके अपना पुल बनाया है जाने आने के लिए। सबका छोटा छोटा खेत है, हमको भी 5 एकड़ जमीन है। वहाँ पर सब हम लोग खेती उती जाने में दिक्कत होता है, बाल बच्चा सब जो है डूब जाता है, नदी में पानी आता है। सब मिलके सहयोग से अभी कोई आटा दिया है, कोई चावल दिया है, कोई गेहूं दिया है, इसका तो लेखा जोखा है नहीं। अब बैठने के बाद ही हिसाब होगा, जिसको जो जुटा है सब मिलके अपना बनाया है। दिक्कत क्या आ रही है फिर? दिक्कत प्रशासन के द्वारा अभी हम लोग को सूचना मिला कि पुल तोड़ने के लिए आ रहा है और सहयोग करना चाहिए, तो उल्टे पुल तोड़ने के लिए आ गया। तो फिर हम लोग यहाँ का पब्लिक सब मिलकर विरोध किए। पुल कहीं बनता है कितनी आबादी जो है प्रभावित हो रही है अगर ये पुल नहीं बनता है? तो कितना लोग होगा जिनकी सर आप जमीन? लोग भी यहीं के हैं, देख लीजिए सर, सबका छोटा छोटा जमीन है, कम से कम हजारों किसान का जमीन है। जानकारी सोचिए कैसे जाएंगे, कपड़ा समेट के जाएंगे, कैसे जाएंगे? जेंट्स रहता है तो शर्म लगता है, कैसे करके जाएंगे? पुल होता तो पुल पे चढ़ के जाते। अब कैसे जाए? कितना साल से आप लोग ऐसे जा रहे आ रहे हैं? कितना साल से? यहाँ तो शादी होने का 20-25 साल हो गया, इतना दिन से जाते हैं। पहले सास ससुर जाता था, सब ऐसे ही जाता था, ऐसे ही जाता था। अभी कम पानी है तो कम कपड़ा समेटना पड़ता है, ज्यादा पानी होगा तो पूरे भीज के जाएंगे, कपार पे बोझा लाएंगे। जेसीबी अभी आया था तोड़ने के जेसीबी तो आया था तोड़ने के लिए। बिहार के नालंदा जिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का असर साफ नजर आया है। शुक्रवार को आखिरी जुमे की नमाज के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय ने काला और पीला बिल्ला लगाकर मस्जिदों में नमाज अदा की और वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को प्रभावित करेगा और समुदाय की स्वायत्तता पर भी असर डालेगा। अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और विरोध शांतिपूर्ण रहा है। जो अभी सरकार कर रही है वक्फ बोर्ड बिल का, जो अपने हिसाब से बिना विदाउट इन्फॉर्मेशन अपने मन से जो कर रहे हैं, उसी के विरोध में हम लोग लगाए हुए हैं इसको। आप लोग क्या मांगे चाहे? मतलब ये है कि कोई हम लोगों का बिल लाया गया, किसी से पूछा नहीं? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, किसी से कोई राय मशवरा नहीं, कोई हमारे हुक्मरान भी नहीं, साथ में अपने तबीयत से जो भी हो रहा है वो कर रहे हैं। बाकी ये सब हम लोग जो लगाए, जो हम लोगों के अकाबरीन है, जो हम लोगों के गार्जियन है, उन लोगों का ये है कि भाई इस तरीके से हम लोग इसका विरोध करें। इससे पहले भी किसान बिल तो वो वापस लिया गया, तो इसको वापस लेने के लिए एहतजाज में हम लोग हैं। सभी लोग काला बिल लगाए हुए हैं ऑलमोस्ट, जितने जो भी लोग हैं सारे मस्जिद में जो भी मुसलमान हैं उनको तो यही आदेश मिला है कि भाई आप लोग काला बिल लगा करके अपना विरोध जताएं। और बाकी किसी तरह का खामोशी एहतजाज है, ये भी शुरुआत के एहतजाज है, ये आगे और भी लड़ाई बाकी है अभी इंशाल्लाह। क्या कहेंगे जो वक्फ बोर्ड के यही कहेंगे उसको रद्द कर दें, ये बेहतर है इनके लिए, हमारे लिए भी बेहतर है। मिल्कियत हमारी हुकूमत किसी और की कैसे हो सकता? हमसे मशवरा तो लेंगे ना साहब। हम तकर्रुब इल्लाह से वक्फ करते हैं, हम उससे मनफत उठाते हैं, तो हमारी चीज़ है, हमसे कम से कम वो मशवरा लेंगे। और हम बिहार सरकार को भी इस चीज़ पर आगाह करते हैं कि कम से कम ये समझें इस बात को, मुसलमानों के उस हुकूक को समझें। अगर नहीं समझेंगे तो फिर 25 बहुत करीब है, ऐसा नहीं। विधानसभा चुनाव में बिल्कुल खमियाजा भुगतना पड़ेगा साहब। हमारी रोटी छीन रहे हैं आप, हमारी मिल्कियत छीन रहे हैं, जहाँ आप खड़े हुए ये भी वक्फ की चीज है। कोडरमा जिला में भी रमजान की अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई है। इस दरमियान कोडरमा जिला के तमाम मस्जिदों में नमाज को अदा करने वालों की भीड़ भी देखने को मिली। और वहीं आपको ये भी बताते चलें कि छत्रबर जमा मस्जिद में भी नमाज अदा करने के बाद में आपकी विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने भी कहा कि आज हमारे उलमाओं ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी है और साथ ही इसकी प्रशासन को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
रमजान की और नबी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में प्रदेश में अमन और चैन रहेगी। निश्चित रूप से ये रमजान की आखिरी जुमा था। हमें दो चीज की, एक खुशी एक गम है। रमजान आया उसकी खुशी है, रमजान जा रहा उसका गम है। निश्चित रूप से आज हमारे उलमाओं ने देश में अमन और चैन के लिए दुआ की है और ईश्वर से अल्लाह से प्रार्थना है कि हमारे प्रदेश में अमन चैन कायम रहे और विधि व्यवस्था बना रहे। आपको मालूम है कि कुछ दिन के बाद हमारा ईद का नमाज होने वाला है, इसके बाद रमजान का नमाज होने वाला है, रमरेबी में होने वाला है। शासन प्रशासन से आग्रह करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि किसी भी बहकावे में ना आकर कानून को अपना हाथ में ना ले, त्योहार को अपने स्तर से शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। और जैसे कि हमारे छतरपुर में जामा मस्जिद में जुमा की आखिरी जुमा की नमाज अदा की गई है। आपसी विकास पार्टी की ओर से प्रदेशवासियों को मुबारकबाद और उनको शुभकामनाएं देते हैं कि भाई निश्चित रूप से जिस तरह से हजारीबाग में घटना घटी है, ऐसी घटना कहीं ना हो। ईद का त्योहार नजदीक है और जामताड़ा के बाजारों में चारों तरफ रौनक ही रौनक है। चाहे कपड़ों की दुकान हो, कॉस्मेटिक स्टोर हो, साथ ही लच्छा सेवई की दुकान हो या फिर गिफ्ट आइटम्स के शोरूम, हर जगह ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। दुकानदार भी इतने व्यस्त हैं कि उनके पास बात करने का भी वक्त नहीं है। ईद की तैयारियों में महिलाओं की खरीदारी सबसे ज्यादा जोश और उत्साह में भरी नजर आ रही है। इस साल सरकार की मैया सम्मान योजना ने खास तौर पर महिलाओं को आर्थिक मजबूती दी है, जिसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा और दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। दुकानदार बताते हैं कि महिलाएं अब न केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए खरीदारी कर रही हैं। जामताड़ा की गलियां इन दिनों त्योहार की खुशबू से महक उठती हैं और साथ ही बाजारों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपनी पसंदीदा चीजें खरीदने में जुटा हुआ है। दुकानदारों की इस बार चांदी है। इसका बाजार बहुत गर्म है, एकदम हमारे लिए गर्म है। लच्छा बहुत किस्म का है, कानपुरी है, पटनाई है। इस साल लच्छा का दाम ज्यादा है थोड़ा, क्योंकि इस साल आदमी लेता है। सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट, इस सब का बिक्री कैसा है? सूखा भी ठीक है बिक्री, काजू, किशमिश, दही, चौड़ा सब एकदम बिकता है। बाजार एकदम गर्म है, एकदम आदमी भी सब ले रहा है। कीमत थोड़ा सा ज्यादा है इस साल, फिर भी ले रहा है। हर बार आप इत्र टोपी रखते थे, इस बार नहीं टोपी नहीं रखते हैं। आगामी 31 मार्च को ईद और 6 अप्रैल को होने जा रहा है और इसका बाबत जिला और पुलिस प्रशासन भी काफी सजग है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को नगर थाना में शांति समिति की बैठक हुई और प्रखंड विकास पदाधिकारी उमेश कुमार और पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी नंद किशोर प्रसाद के साथ में शहर के गणमान्य नागरिक अखाड़ा समिति के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में बीडीओ कुमार और साथ ही नगर थाना प्रभारी प्रसाद ने सभी को मिलजुल कर शांतिपूर्वक पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने किसी भी प्रकार का घातक हथियार और आग से नहीं खेलने की बात कही है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों को भी पालन करने को लेकर बैठक में कहा गया कि दुमका नगर थाना प्रभारी ने बताया कि तय मार्ग पर ही अखाड़ा निकाला जाए। उन्होंने ये भी कहा कि नियम और कानून का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी और उपराजधानी दुमका में कोई भी पर्व सौहार्दपूर्ण माहौल में ही मनाने की परंपरा रही है। पर्व ईद हो या फिर बकरीद, दुर्गा पूजा, दीपावली, होली या फिर रामनवमी, यहाँ के लोग हर एक त्योहार को मिलजुल कर शांतिपूर्वक तरीके से मनाते हैं। निर्णय लिया गया कि हम लोग भाईचारे का पर्व है ईद और रामनवमी, दोनों समाज के लोग मिलजुल कर काफी शांतिपूर्वक मनाएंगे। किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो पूछा गया कि वो बताएं। सभी लोग बोले कि दुमका में हमेशा से अच्छा से पूजा होते आया है, सब त्यौहार होते हुआ है, इस तरह कभी नहीं हुआ है। एक दूसरे को सहयोग करेंगे और इस तरह का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं सुनने को मिला। फिर भी हम लोग सजग रहेंगे, जितना फोर्स मिलेगा उसी अनुसार हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। अलविदा जुमा की नमाज का महत्व विशेष रूप से रमजान के आखिरी शुक्रवार को होता है, जो कि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार रमजान के महीने में समापन के समय अदा की जाती है। यह नमाज मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है। ऐसे में हजारीबाग के कई मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज भी अदा की गई है। नमाज के बाद में आपको ये भी बताते चले कि दुआ की गई और इस दिन लोग अधिक से अधिक इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और दुआ करते हैं और इस दिन को लेकर कई स्थानों पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मुसलमान एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी देते हैं, क्योंकि ये रमजान का अंत और ईद उल फितर के आने का संकेत होता है। अमन और शांति, खुशहाली, तरक्की हजारीबाग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अमन और शांति। और हर आदमी अपने खुशहाली के लिए, अपने सेहत के लिए
हर बला हर बीमारी से मुसीबत से बचने के लिए दुआ करता है। मानव तस्करी के शिकार 7 युवतियों को खूंटी पुलिस ने दिल्ली से रेस्क्यू किया है। सभी युवतियों को पुलिस स्कूटी लेकर गई है। मानव तस्करों ने बहला फुसलाकर लड़कियों को दिल्ली के कई क्षेत्रों में बेच दिया था। खूंटी एसपी अमन कुमार ने इसकी पुष्टि की है और एसपी अमन कुमार ने बताया कि लड़कियों की तलाश में खूंटी पुलिस की टीम 15 दिनों पहले दिल्ली गई थी और पुलिस की टीम ने दिल्ली के कई क्षेत्रों से 7 नाबालिग और 3 बालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया था, जिसमें 7 लड़कियों को पुलिस टीम दिल्ली में लेकर खूंटी पहुंची और इस रेस्क्यू अभियान में एक भी नाबालिग नहीं मिली है, जिसका वीडियो पुलिस को मिला था। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है और एसपी अमन कुमार ने कहा कि मानव तस्करी के विरुद्ध खूंटी पुलिस का अभियान जारी रहेगा और उन्होंने कहा कि मिसिंग मामलों में हर 6 महीने में लापता बच्चियों को ढूंढने के लिए पुलिस की टीम दिल्ली सहित कई बड़े शहरों के लिए निकलती है और एसपी ने यह भी बताया कि इस रेस्क्यू अभियान के दौरान एक लड़की ऐसी मिली जिसे 27 साल पहले मानव तस्करों ने दिल्ली में बेच दिया था और मात्र 13 साल की थी। लड़की अब शादीशुदा है और अपने परिवार के साथ नोएडा में रहती है। उसने खूंटी लौटने से इनकार कर दिया। उसका संपर्क खूंटी में रहने वाले उसके परिजनों से करा दिया गया है। खूंटी जिला अंतर्गत जो भी ट्रैफिकिंग के मामले आते हैं, मिसिंग बच्चों के मामले आते हैं, उसको लेकर हर 6 महीने में हम लोग कोशिश करते हैं कि एक टीम जो है हम बन के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी आसपास के क्षेत्रों में उसको ढूंढने और उसको ट्रेस करने के लिए टीम निकलती है। इसी संदर्भ में लगभग 15 दिन पहले एक टीम जो है वो यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं सिविल साइड से और जो पुलिस पदाधिकारी हैं महिला थाना एसटीयू थाना से, वो लोग यहाँ से गए हुए थे और वहाँ पर लगभग 13 से 14 दिन वो लोग रहे और उस दौरान कुल 7 नाबालिग और 3 बालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया गया। इसमें हाल में भी रिपोर्टेड रनिया थाना की एक बच्ची थी जो कि 27 वर्ष पूर्व यहाँ से चली गई थी, उसको भी रेस्क्यू किया गया है। इसमें मारंगखदा, खूंटी, अड़की, जरियागढ़ और कर्रा थाना क्षेत्र से एक बच्ची है और एक सरायकेला खरसावां, एक गिरिडीह की बच्ची है जिसको रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।